प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपका जो टीई है यानी कि एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकालने का फार्मूला, उसी से हम कुछ वेरिएशंस कितना आ रहा है, डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, वो थोड़ा सा देख रहे हैं अभी हम। यहां पर आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है, बट यहां से जो फार्मूला इंट्रोड्यूस होगा वो आपके लिए काम का है, तो हम फिर थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और पीछे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पीछे की क्लास के अभी तक कोई से डाउट हो गाइस आपको, तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो। ये आपका यहाँ पर टाइम बता रहा है, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है? नंबर ऑफ टाइम्स हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं। यहां पर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं। क्लियर है? तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ज्यादा हैवी ना लें इसको हम, हैवी मतलब कि हम ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि इससे कुछ फार्मूला होने वाला है, तो फार्मूला किस तरीके से आए हैं वो थोड़ा सा आपके माइंड में रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको यहां पर बताना। ये आपका एज अ मीन टाइम बताया है, यह आपका एज अ मीन टाइम, या कभी कभी इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये एक्स बार है, क्या है हमारा, ये एक्स बार है। कोई वैल्यू आपकी, जैसे ये इस तरीके से यहां पर लाई कर रही हैं। तो जैसे आप डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है यहां पर डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। डेविएशन मींस क्या होता है हमारा टर्म्स डिफरेंस। तो जैसे यहां से आप आगे जाएं, जैसे मान लीजिए कि कोई सी यह x1 वैल्यू है, यह x2 वैल्यू है, ये x1 इससे कितना कम है, इससे कितना ज्यादा है, वही हमारा डिफरेंस या डेविएशन कहलाती है टर्म्स। वही क्या कहलाती है गाइस, हमारी डिफरेंस या फिर डेविएशन कहलाता है। तो जो x1 है वो कितना कम है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो मीन आ रहा है एवरेज, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन। जैसे जो मीन यानी कि एवरेज आया है, वो जैसे मान लीजिए कि ये 10 है, ये 10 से कुछ कम ही रहा होगा, तो आप क्या बताएंगे, जैसे ये मान लीजिए कि 8 है और ये मान लीजिए कि ये 13 है, तो इस मीन से कितना कम है कितना ज्यादा है, तो वो बताता है हमारा डेविएशन। क्लियर है? कि जो हमारा एवरेज है उससे जो मेन वैल्यू आपकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी टर्म्स की बात करें, तो वो ड्यूरेशन हमारी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो आप यहां पर क्या बताओगे कि x1 x बार से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो वही वैल्यू आपको क्या दे देगी, डेविएशन। यानी कि अगर आप x बार माइनस x वैल्यू या x1 करें तो आपको क्या मिलेगा, डेविएशन, और उस डेविएशन को आप यहां पर रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से। क्लियर है? आप 2 सिग्मा से घटा दो तो आप यहां तक आ जाओगे, मतलब जैसे आपने 2 घटाया तो आप यहां पर आए, इस 10 में से जैसे 4 घटा दो, इसका मतलब आप यहां पर आ जाओगे इसके बराबर डिस्टेंस पर। क्लियर है? थोड़ी सी टर्म्स में यहां पर समझाने की कोशिश में आपको। ये हो जाएगी मीन वैल्यू। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मीन एक्स बार माइनस सिग्मा, और ये हो जाएगा एक्स बार प्लस सिग्मा। क्लियर है? तो यहां पर सिग्मा जो वो है क्या टर्म से हमारा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही टी आई टी एम के आसपास हमारा टी रहता है। अगर हम बात करें
इसमें कितना एरिया कवर अप हो गया। इस बाउंड्री में देखें, मतलब आप प्लस माइनस सिग्मा के डिफरेंस में देखें, इस मीन से प्लस माइनस सिग्मा की तरफ जाएं तो उसमें आपका पूरी प्रोबेबिलिटी का 60% चांसेस देते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट होने के कंप्लीट। मतलब ये जो एरिया है ये 60% एरिया को कवर अप कर रहा है। कितने परसेंट एरिया को कवर अप कर रहा है गाइस? हमारा 60% एरिया को आपका यह कवर कर रहा है। ये जो एरिया है ये कितना? 68%, 60 भी नहीं, 68। ये 68% एरिया को क्या कर रहा है? हमारा कवर अप कर रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 68% एरिया अंडर प्लस माइनस सिग्मा। मतलब प्लस माइनस सिग्मा मतलब इस मीन से प्लस सिग्मा कर दें और इससे माइनस सिग्मा कर दें, मीन से उतना एरिया कवर करें, उतनी ड्यूरेशन में आपके उस प्रोजेक्ट से कंप्लीट होने के चांसेस 68% तक हो जाते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसी ग्राफ को एक बार फिर बनाएंगे हम यहां पर। आप यहां पर ये अगेन मीन है आपका, इस मीन से आप ये एरिया ले रहे हैं। ये क्या है? मान लो वही आपका यह मीन है, यानी कि एक्स बार है हमारा। इस एक्स बार से राइट साइड और लेफ्ट साइड स्वे कब होता है? जब उसकी टाइम ड्यूरेशन आती है। मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट स्क्यू और राइट स्क्यू कब बनेगा। मतलब आपका जो मीन मोस्ट लाइकली टाइम लगभग लगभग इसके पास में दिया हो, जैसे टाइम ड्यूरेशन आपको इस तरीके से दिया है कि जो टीओ है वो आपको 8 दिन दे रखा है। मोस्ट लाइकली टाइम मान लीजिए कि आपको 11 डेज दे रखा है, और पेसिमिस्टिक टाइम आपको कितना दे रखा है कि आपको मान लीजिए कि 12 डेज दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 11 और 12 एक दूसरे के लगभग लगभग पास में आ रहे हैं। इसका जो कर्व बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये मोस्ट लाइकली हो रही है राइट स्क्यूड कर्व, और इसका उल्टा हो जाता, जैसे कि 8 है यहाँ पर 9 होता और इधर 12 होता, तो फिर ये अपने राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो जाता। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कवर अप हो जाएगा। ओके, तो अभी आप ये देखें, अब आपने प्लस माइनस सिग्मा की बजाय कितना कर दिया है यहां पर? एक्स बार माइनस 2 सिग्मा एक्स बार प्लस 2 सिग्मा कर दिया। तो ये जो मैथ्स का रूल है आपका, तो ये कितना एरिया कवर करेगा गाइस? हमारा लगभग 95% एरिया कवर अप कर लेता है। कितना कर लेता है? 95%। एरिया अंडर प्लस माइनस 2 सिग्मा इज 95% कवर्ड। 95% मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में आपके कंप्लीट होने के जो चांसेस रहेंगे वो कितने हो जाएंगे? 95% रहेंगे। यहां पर कितने हो जाएंगे? 68% चांस रहेंगे। जैसे मतलब आप टाइम ड्यूरेशन x1 और x2 के बीच में बताएं तो उस ड्यूरेशन में किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के चांस कितने रहेंगे? तो आप बोलेंगे कि 68% चांस है उसमें वो पास या फिर उस टाइम में कंप्लीट हो सकता है।
अगर आपसे कोई बोले कि इस वाली ड्यूरेशन और इस वाली ड्यूरेशन के बीच में उसके कंप्लीट होने की क्या चांसेस हैं, तो आप बताएंगे कि उसके 95% मतलब 5% चांस है कि हो सकता है कि आप उस ड्यूरेशन से जल्दी कंप्लीट और करवा दें या उससे और डिले करवा दें यहाँ पर। बट 95% प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपसे कोई पूछे कि जितनी तैयारी की है उसके हिसाब से आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बता दें कि मेरी प्रोबेबिलिटी 90% है कि मैं अगर इसके हिसाब से जैसा मैंने पढ़ा है सिलेबस के हिसाब से तो 90% चांस है कि मैं कवर अप कर लूंगा, मेरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 10% चांस ऐसा है कि मैं भी अगर कुछ दिक्कत आई क्वेश्चंस वगैरह में गलत तरीके से कुछ पूछ लिया मेरे से नहीं बना, 10% चांस है कि मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, बाकी 90% चांस है। यहाँ पर भी आप यही बता रहे हो कि 95% चांस रहेगा अगर किसी ड्यूरेशन के बीच में आपकी कोई सी ड्यूरेशन आती है तो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बताएं इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बताएं ये टी आपका ये प्रोबेबिलिटी है। अब प्लस माइनस सिग्मा की बजाय 2 सिग्मा की जगह कितना 3 सिग्मा तक चले गए आप। इस टी यानी कि एक्स बार से आप कितना चले गए हैं प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार माइनस सॉरी एक्स बार प्लस 3 सिग्मा हो जाएगा और ये टर्म्स हो जाएगी गाइस आपकी एक्स बार माइनस 3 सिग्मा। क्लियर है? तो आप यहां पर क्या बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट्स को अगर आपने इस रेंज में कंप्लीट करवाने की कोशिश किया कि प्लस माइनस 3 सिग्मा वाले टर्म्स में, तो ये आपका 99.7% तक प्रोबेबिलिटी रखता है कि इसमें आपका ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको टीपी और टीओ की रेंज बोलते हैं हम। इसकी बोलते हैं हम टीपी और टीओ की रेंज, मतलब पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक वाला टाइम ड्यूरेशन। 99.7% area under this range of प्लस माइनस 3 सिग्मा, मतलब 99.7% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा प्रोजेक्ट इस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यहां से देखें तो आप क्या बताएंगे कि एक्स बार माइनस 3 सिग्मा किसके बराबर हो गया हमारा टीओ के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टीपी के बराबर। यहीं से आप स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके फार्मूले डिराइव्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दूं अगर आप हियर approximately approximately x bar minus 3 sigma is equal to
ये किसके बराबर है? तो आप बता रहे हो यहां पर ये हमारा एक्स बार माइनस 3 सिग्मा ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बराबर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, और ये हमारा टीपी के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर? टीपी के बराबर हो जाएगा। देन डिफरेंस बिटवीन दिस रेंज, देन डिफरेंस और टाइम रेंज इज दैट, क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि एक्स बार प्लस 3 सिग्मा से लेकर कहां तक कि एक्स बार माइनस 3 सिग्मा के बीच में हमारी टाइम रेंज लाई कर सकती हैं। इज दैट टीपी माइनस टी नॉट, और टीपी की वैल्यू पता है आपको कितना है? एक्स बार प्लस 3 सिग्मा और होल माइनस एक्स बार माइनस 3 सिग्मा। अब यहां से सॉल्व करें तो क्या आएगा? टीपी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स बार, और ये माइनस का हो जाएगा क्या? सॉरी, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की टर्म्स, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? कैंसल आउट। ये बचेगा आपके पास में कितना? +3 और माइनस माइनस +3, यानी कि 6 सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू देखें कितनी आ रही है हमारे पास में? होल अपॉन 6, और यही है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला कैसे आता है एग्जाम में, यहां से पूछते हैं आपसे डायरेक्टली फार्मूला, तो आप बता सकते हो। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो आपने बताया कि अगर मैं जो मीन टाइम आ रहा है आपका, जैसे टी की बोले एक्सपेक्टेड मीन टाइम, जो मीन टाइम आ रहा है उससे आप थोड़ा सा आगे पीछे जाने की कोशिश करें, कि जैसे आपने बोला है कि मेरा प्रोजेक्ट 8 दिन में कंप्लीट होगा, मीन टाइम एवरेज टाइम बता रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं अगर इसको 6 दिन में कंप्लीट करवाऊं या मैक्सिमम इसको आप 10 दिन में कंप्लीट करवाएं, तो आप बोल रहे हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट के 6 से लेकर 10 दिन में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो आप कितनी % बता रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट 6 से 10 दिन में कभी भी हो सकता है। जैसे वो 7 दिन में भी हो सकता है, 8 दिन में भी होगा, 9 दिन में भी होगा, 9.5 दिन या 10 दिन में भी हो, तब भी आप बोलेंगे इसी रेंज में हो रहा। तो इस रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 68% बता रहे हो आप। ले रहे हैं कितनी बता रहे हो आप? 68% बता रहे हो। तो ये बताया है आपने, जिसको मैथमेटिकली एल्जेब्रिक फॉर्म में आपने लिखा कि एक बार मान लीजिए कि उसका मीन टाइम है, उससे आप सिग्मा वैल्यू पीछे गए, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, मतलब सॉरी डिफरेंस कितना निकाला? चेंज। तो आपने बोला माइनस सिग्मा इधर गया और प्लस सिग्मा जोड़ दिया। जैसे आपने बोला कि इनका मीन टाइम कितना है? 8 है, जैसे तो 8 से 2 कम कर दिए और 2 बढ़ा दिए, तो इसी तरीके से आया सिग्मा हमारा। ओके, कोई इशू नहीं है। आप अगर 2 सिग्मा पीछे चले जाएं और 2 सिग्मा आगे चले जाए, मतलब इसे 2 का डेविएशन 2 बार कर दें यहाँ पर, तो मतलब 2 और 2 कितने? आप 4 घटा दें, तो मतलब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और आप 8 में 4 जोड़ दें तो 12। तो अब आप बोल रहे हैं कि 6 से 10 दिन के बजाय आप ये बता दो कि इस प्रोजेक्ट के 4 से 12 दिन, तो आपने ज्यादा टाइम लिमिट दे दी ना भाई साहब उसको, क्या दे दी? रेंज बढ़ा दी है आपकी। पहले आप बोल रहे थे कि मुझे तो एक ही दिन में काम करके चाहिए, अब आपने किसी लेबर को बोल दिया भाई साहब आप 3 दिन में करके दे दोगे तो भी कोई इशू नहीं, मैं इतने पैसे दूंगा। जो एक दिन में उसमें उसको क्या है, ज्यादा क्रिटिकल है वो, तो भाई साहब एक दिन में दूंगा तभी मुझे उतना बराबर पैसा देंगे, अदरवाइज काट लेंगे। अब आपने बोल दिया एक दिन छोड़ो, आप तो 3 दिन में करके दे दो, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना उसके कंप्लीशन की। तो आप भी यहाँ पर ये बता रहे हो कि अब आपने रेंज बढ़ा दी है कि 4 से 12 दिन में कंप्लीट होने के चांसेस, तो वो आप कितनी बता रहे हो? 95% चांसेस है। उसी तरीके से आप 3 सिग्मा कर दें
मतलब वहां से आप जैसे 2 दिन से लेकर इधर 16 दिन कर दें, 14 दिन कर दें, और उसमें आप बताना चाहें तो वो रेंज और आपकी बढ़ा सकता है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये टाइम ड्यूरेशन हैं। तो उसमें आपने देखा कि मैक्सिमम में 3 सिग्मा तक का डेविएशन लू अगर, तो वो हमारा 99.7% प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो उसी की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर बोलेंगे x बार इज इक्वल टू टी नॉट, और यही क्या है मेरा मिनिमम टाइम। अरे इससे पहले और क्या कंप्लीट करवाओगे प्रोजेक्ट आपका? मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। ओके, ये भी क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने सिग्मा निकाल दिया, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक होती है वेरिएंस। एक टर्म्स क्या होती है गाइस हमारा? वेरिएंस। ये वेरिएंस कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस ये मैथमेटिकल टर्म्स है। ये डेविएशंस क्या टर्म्स बताती हैं? आपके टाइम में कितना वेरिएशन आ रहा है, टाइम में कितना चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? टाइम में कितने आप अनसर्टेन रहे हो। तो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस का उपयोग करते हैं, और ये होता है हमारा इसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा बार से। तो वेरिएंस देखिएगा आपका, ये कुछ नहीं मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का यह हमारा स्क्वायर रहेगा, यानी कि यह सिग्मा का स्क्वायर। तो आप यहां पर जो फार्मूला लिखोगे उसके बारे में बताओगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पढ़ा आपने, टीपी माइनस टी नॉट होल बाय 6 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके ये फार्मूला काम में आएगा। अब यहां पर एक टर्म्स और देखें आप, वेरिएंस है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड्स ओनली ऑन पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फ्री फ्रॉम या इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोस्ट लाइकली टाइम। ये भी आपकी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आप यहां से पॉइंट लिख सकते हैं नोट पॉइंट के। स्टैंडर्ड डेविएशन आर वेरिएंस depends only on depends only on optimistic time, optimistic and pessimistic and its फ्री एंड इंडिपेंडेंट। मतलब किसके ऊपर या किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये हमारा मोस्ट लाइकली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हमें रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम।
स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ, मतलब किसको मेजर करता है, इज अ मेजर ऑफ, तो ये भी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, इज अ मेजर ऑफ टाइम अनसर्टेनिटी, और क्या रिप्रेजेंट होगा, एंड ग्रेटर द वेरिएंस या ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेटर द वेरिएंस will represent more अनसर्टेनिटी, मतलब ज्यादा अनसर्टेनिटी आपको वो रिप्रेजेंट करेगा अगर ज्यादा हमारा वेरिएंस आ रहा है तो। वेरिएंस विल रिप्रेजेंट्स मोर अनसर्टेनिटी या फिर ग्रेटर अनसर्टेनिटी। ओके, और क्या हो चुका है आपका पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटर, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सभी के लिए। अभी हम करते हैं क्वेश्चंस में, आपको यहां पर फॉर्म का लिख देता हूं और ये आप नोट भी करते हो। अ फादर नोट्स a father notes that has a teenage daughter. A father notes that his teenage daughter, ये आपके लिए ही क्वेश्चन है। तो फादर एक आपके पिताजी हैं या उस लड़की के पिता हैं जो टीनेज मतलब थोड़ी युवा अवस्था में है। तो अ फादर नोट्स दैट हिज टीनेज डॉटर यूजेस, अब आएगा क्वेश्चन समझ में आपको, यूजेस दी मोबाइल फोन। तो क्या नोट डाउन किया है उन्होंने, कॉल डिटेल निकलवाई, क्लियर है, क्या निकलवाई, कॉल डिटेल्स निकलवाई और उन्होंने नोट डाउन किया। तो क्या किसकी, अपने मोबाइल फोन की। तो क्या निकल कर आ रहा है रिजल्ट, वो देखिएगा आप। यूजेस दी मोबाइल फोन, शी यूजेस phones no less than 5 minutes यूजुअल, मतलब उनकी जो टीनेज डॉटर है वो कभी भी आपका 5 मिनट से कम का कॉल कोई सभी अटेंड नहीं करती या कॉल नहीं करती। मतलब कम से कम उन्होंने जो भी कॉल किया है वो 5 मिनट का तो कॉल रहा ही है। मतलब कोई सी भी बात हुई है आपका किसी कॉल पर या फोन पर तो 5 मिनट की कम से कम आपकी बात हो रही है वहां पर। शी यूजेस नो लेस फोन्स नो लेस देन 5 मिनट्स। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते ही हैं गाइस। तो गलत वे में ना ले हम इसको, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। सी यूजेस फोन्स नो लेस देन 5 मिनट्स
for calls, but sometimes as much as an hour. कभी कभी वो एज एन आवर मतलब 1 घंटे तक भी बात हो जाती है, किसी किसी कॉल आपने ऐसे भी देखे हैं. एंड 15 minutes calls are more frequent. ये इतना क्वेश्चंस आपको डिटेल में दिया हुआ है. more frequent calls than other call durations. ये आपकी एग्जाम में ही आया हुआ है, आईएएस की जो एग्जाम होती है उसमें एक बार पूछा जा चुका है, 1 से 2 बार, प्री और मेंस दोनों में. if the daughter's call are represent as an activity मतलब पर्ट प्रोजेक्ट की वो कोई एक्टिविटी है. क्या बोल रहा है आपसे वो कि अगर इस डोटर्स के जो कॉल हैं या इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी जो डोटर ने उस फोन पर काम किया है, जो एक्टिविटी किया है, उसको हम एक पर्ट प्रोजेक्ट की एक्टिविटी माने, तो बताइए कि उसका एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या रहा होगा. उसका एक एवरेज टाइम बताना चाहें तो क्या रहेगा, वो आपसे पूछ रहा है. The expected call duration of mobile call is that. कितना रहेगा ये बताइएगा. क्वेश्चंस में आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं. एक फादर हैं, उसने अपनी बेटी के फोन को चेक किया या उन्होंने कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो उनको क्या पता चला कि उनकी बेटी ने कोई सा भी कॉल कम से कम 5 मिनट तक तो अटेंड किया है, ले रहे हैं, और कभी कभी तो उसमें फोन की बात देखी तो 1 घंटे तक बात हुई है, ले रहे हैं. देन फिर आपने क्या बोला है कि 15 मिनट्स की जो कॉल देखी वो मैंने ज्यादातर फ्रिक्वेंट देखे हैं. मतलब जैसे 100 कॉल्स हुए हैं तो 100 कॉल्स में से कोई से भी कॉल 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 11 मिनट का, कोई 15 मिनट का, इस तरीके से हो सकता है. तो आपने देखा कि 15 मिनट की जो कॉल है वो ज्यादातर हुई है या 15 मिनट के कॉल के आसपास. तो 15 मिनट कॉल्स मोर फ्रिक्वेंट कॉल देन अदर कॉल ड्यूरेशंस. मतलब आप बोले
तो ज्यादातर किस पर काम किया गया है कि 15 मिनट्स का कॉल किया गया है, और कभी कभी तो आपका 1 घंटे तक का कॉल चला है मैक्सिमम ड्यूरेशन सर। तो आपको वो बोल रहा है कि द डॉटर्स कॉल आर रिप्रेजेंटेड एज एन एक्टिविटी, मतलब आप इसकी पूरी एक्टिविटी को, इस काम को एक एक्टिविटी माने पर्ट प्रोजेक्ट की। तो उस पर्ट में आप बताइएगा कि द एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन ऑफ मोबाइल इज दैट। बताइएगा गाइस आप आंसर इसका। कितना आ रहा है आंसर? पीयूष जी 20.8 मिनट्स आ रहे हैं आपके। ओके, लेट्स चेक। यहां पर ही कर दिया जाए सॉल्व इसको। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपका छोटा सा है। मैंने एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है, तो वी नो दैट क्या जानते हो आप कि एक्सपेक्टेड टाइम टीई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 6। ये यूपीएससी की एग्जाम में आया हुआ, यूपीएससी जो आपकी इंजीनियरिंग लेवल की एग्जाम इंजीनियरिंग में होती है। तो आप यहां पर बताएंगे आपको क्या दिया है, नो लेस देन 5 मिनट्स, मतलब कोई सा भी कॉल आपका 5 मिनट से कम का नहीं हुआ है, मतलब मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आपकी कितनी है, 5 मिनट तो है। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना हुआ उसका, उस गर्ल्स का जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है कॉलिंग का, वो कितना है आपका 5 मिनट रहेगा। क्लियर है आपको यहां तक? तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, तो आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया 5 मिनट प्लस मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशंस में आपने ज्यादा यूज किया हो, या मोस्ट जिसमें प्रेफरेबल कंडीशंस हो। तो आपने बोला है कि 1 घंटा तो कभी कभार होता है, बोला इसने, बट समटाइम्स एज मच एज एन आवर, मतलब कभी कभी वो 1 घंटे तक बात चलती है, तो वो तो रेयर केस में चलती है। ज्यादा क्या बोला है कि 15 मिनट्स कॉल्स आर मोर फ्रिक्वेंट देन कॉल, मतलब अदर कॉल्स से आप देखें तो 15 मिनट का कॉल आपका मोस्ट फ्रिक्वेंट ज्यादातर यूज हुआ है, तो मतलब फ्रिक्वेंट हुआ है। तो 15 मिनट्स आपका क्या कहलाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम। तो आपने इसको लिखा है 4 इंटू 15 मिनट प्लस टीपी। टीपी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम, जो मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस में हो। यहां पर कंडीशंस क्या है कि जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करे। तो यहां पर आपने क्या बोला है कि कभी कभी बात आपकी 1 घंटे तक चलती है, कह रहे हैं तो लड़कियां ही ना, लड़के भी करते हैं आप, कह रहे तो आप क्या बात करेंगे कि 1 घंटे तक भी हमारी बात चलती है। तो आप यहां पर उसको कितना लिख सकते हैं, 1 घंटा मतलब 16 मिनट, सॉरी 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यूनिट का भी ध्यान रखेंगे हम। जैसे आप यहां पर 1 आवर लिख देंगे तो गलत आएगा आंसर आपका, यूनिट तो सेम होगी ना हमारी। तो 60 मिनट होल अपॉन तो यूनिट भी आप सेम रखेंगे। तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या गाइस आप? तो यहां पर लिख देता हूं मैं
जो डॉटर का एक एवरेज कॉल, एवरेज मतलब आप उसको बोले कि उसके पिताजी उसकी मम्मी को बोले कि आप अपनी बेटी से फोन कितने समय तक ले ले, एवरेज है। मतलब उसकी मम्मी को भी मान लो किसी उसके नाना जी से किसी घर पर बात करना है, एक ही मोबाइल है, तो आप क्या बोलोगे, कितने समय बाद एक एवरेज टाइम दे दें उसके पापा कि आप अपनी बेटी से इतने समय बाद फोन ले सकते हो। तो कितना आ रहा है एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपका, तो यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, शायद 20.80 आ रहा है क्या, 60 एंड 60 और ये भी 60 हो जाएगा, प्लस 5 मिनट, 20.833 मिनट। ओके, यहाँ 20 मिनट्स और कितना 5 मिनट एक्स्ट्रा बन रहे हैं, यानी कि 30 सेकंड हो जाएंगे वो। ये आंसर आ गया आपका। यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़े फिर। ओके, फिर आगे बढ़े हम। तब आगे बढ़ेंगे आप, आपने नेटवर्क को ड्रॉ कर लिया है। आपने नेटवर्क को, जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, जैसे आपका कोई सा भी नेटवर्क है, ये पाथ है मान लो, इनकी कुछ ये ले लो, ये 1 2 3 4 5 6, यह एक्टिविटी ए, इनका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, कौन सा मीन टाइम, वो आपने बता दिया। जैसे ये 5 दिन है, या 4 दिन है, या 8 दिन है, या 9 दिन है, या 6 डेज है, या 7 डेज है। तो आप इसका मतलब 6 डेज का मतलब क्या है कि सिर्फ जब डी का नंबर आएगा, जब एक्टिविटी डी को करने का काम आएगा, तब उसको 6 दिन में आता कंप्लीट होने में लगेंगे, ये बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि वो 6वें दिन कंप्लीट हो जाएगी। 6वें दिन प्रोजेक्ट शुरू होने के नहीं होगी कंप्लीट, वो जब भी शुरू होगी तो उसके शुरुआत से लेकर खत्म होने का समय रहेगा 6 दिन का। ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। आप बोले कि शुरुआत कहां से करेंगे, तो इस डे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो इवेंट 2 है, ये कब कंप्लीट होगा भाई साहब, इवेंट 3 कब कंप्लीट होगा, इवेंट 4 कब कंप्लीट होगा, इस तरीके से आपसे पूछें, क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट टाइम। जैसे आपको यहाँ पर 3 तक पहुंचना है, तो 3 तक कैसे पहुंचेंगे कि भाई साहब 1 से 2 तक पहुंचने में जो समय लगा, प्लस 2 से 3 तक पहुंचने में जो समय लगेगा, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे, क्लियर है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से बताओगे, जैसे ये मान लो जी कि 0 टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, जैसे इनिशियल जिस दिन भूमि पूजन किया आपने, उसी दिन आपकी वो तारीख, तो आपका बोलेंगे 0 डेज पर, मतलब उसी दिन। उसके बाद कितना समय लग रहा है, तो 0, तो यहां पर कितना लगेगा, 0 प्लस इतना समय जिसको पहुंचने में लग रहा है, ये 5, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट के 5वें दिन यहां पर पहुंच जाओगे। फिर आप आगे जाएं, तो यहां पर कब तक पहुंच जाओगे, तो आप बताओगे यहां पर कि 5 + 4, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होने के 9वें दिन बाद आप 3 पर पहुंचोगे, अगर सारी प्रोजेक्ट हमारा ऑन ड्यूरेशन रहा तो। अब आप यहां पर देखें कि यहां पर कितने समय में पहुंचेंगे हम, तो इधर 9 + 6 यानी कि 15, तो वो तो आप इस रास्ते से हो रहे हैं। ये रास्ता कब तक कंप्लीट, या इवेंट 5 कब तक अचीव नहीं होगा, जब तक कि हमारा इवेंट 5 पर जितनी आने वाली एक्टिविटी सही कंप्लीट नहीं हो जाए, क्लियर है। जितने रास्ते उससे जुड़ रहे हैं, वो सारे रास्ते जुड़ेंगे, तभी तो आप बोलेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आधा अधूरा हुआ तो आधा अधूरा ही बोलेंगे आप। तो अभी तो आपका सिर्फ डी तरफ से कंप्लीट हुआ है, इधर ई से भी तो कंप्लीट करवाना है, तो आप फिर इधर से आओगे। तो ये आपका 2 तो 5 दिन में ही हो रहा है। ये सी कब तक हो जाएगा, तो आप बोलोगे, मतलब C4 वाला, ये कब तक हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 + 8, यानी कि आपको 13 डेज लगेंगे, मतलब 13वें दिन पहुंचोगे आप इस 4 वाली इवेंट्स के ऊपर। फिर आप बोले कि यहां पर कब पहुंचोगे,
13 + 9 यानी कि 22वें दिन। तो इवेंट 4 जो अचीव होगा वो 22वें दिन बोलेंगे आप अचीव हुआ है या 15वें दिन? नहीं ना, 15वें दिन थोड़ी ना होगा, 15 डेज। अभी और आपको 7 दिन काम करोगे तब जाकर हमारा ई कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तो आपका ई बीच में रुका हुआ है। तो आप 22वें दिन बोल सकते हो कि हमारा 5 इवेंट अचीव हो चुका है, मतलब इवेंट नंबर 5 आपने अचीव कर लिया होगा जब आपका। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मान लो इधर से कॉलम बन रहे हैं और इधर आपकी वॉल मेकिंग हो रही है, तो कॉलम आपने मान लीजिए कि 6 दिन में कंप्लीट कर दी, जितने भी हाइट फीट में आपको 10 फीट 11 फीट 12 फीट तक की हाइट पे देना, वो फिल कर दिया। अब धीरे धीरे वॉल मेकिंग का काम चल रहा है, तो जब तक वॉल कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप क्या मानोगे कि आपका एफ वाला काम या ऊपर आगे जो बीम बनाना है वो काम चालू करवा सकते हो। अगर हमें वॉल कौन सी बनाना है, लोड बियरिंग वॉल बना रहे हो, तो जनरली आजकल पार्टीशन वॉल बनती है, बट मैं अगर लोड बियरिंग वॉल की बात करूं तो फुल ईंट की, आप जो फुल ब्रिक वाली वॉल होती है आपकी, एक ईंट की दीवार बोलते हो आप, ऐसी अगर जैसे आप बनाओ, नहीं तो जब तक वॉल पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ये काम चालू नहीं करवा सकते हो आगे वाला। इवेंट 5 कब कंप्लीट हो रहा है? 22 में। क्लियर है? तो इस इवेंट 5 का जो इवेंट टाइम है, स्टार्टिंग या कंप्लीशन टाइम, वो कब होगा? 15वें दिन नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा 22वां दिन कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करें अगर हम 6वीं इवेंट या लास्ट इवेंट हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, तो 15 और 7 22 नहीं, कब होगा हमारा? 22 + 7 यानी कि 29वें दिन बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब 29 से आपकी इसकी ड्यूरेशन है, 29 से आपने 30 किया था, आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोजेक्ट कब 29 को कंप्लीट होगा, उससे जितना भी डिले करवाएंगे प्रोजेक्ट हमारा डिले होगा। ओके, अब मान लीजिए इस एक्टिविटी डी को आप 15वें दिन की बजाय 16वें दिन 17वें दिन कंप्लीट करें, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, प्रोजेक्ट आपका फिर भी 29वें दिन ही कंप्लीट होगा। बट अगर इस एक्टिविटी ई को आप 9वें दिन की बजाय 10वें दिन या 11वें दिन कंप्लीट करवाएं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी कि आपको? बिल्कुल आप बोलोगे कि हाँ क्लियर है। ये कहलाएगी क्रिटिकल एक्टिविटी और ये कहलाएगी आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसको आपने एक आध दिन फ्री दे दिया, मतलब एक आध दिन काम नहीं किया, एक आध दिन वो भोजन कहीं का मतलब कम काम किया, एक आध दिन आपकी लेबर नहीं आई, कहीं इस कार्यक्रम में चले गए, तब भी काम चल जाएगा। बट एक्टिविटी ई वाली जो लेबर है या जो काम है, उसके आपके एक दिन भी अगर आगे पीछे हुआ तो ओवरऑल प्रोजेक्ट भी हमारा इफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये हमें निकालना है। ये क्या बोल रहे हो आप कि इस इवेंट को आप 15वां दिन जो है, इसकी बजाय आप कितना दिन इसको 16वां 17वां दिन 22वें दिन तक आप करवा सकते हो। क्लियर है? तो वो इसका सिलेक्ट करवाता है, तो हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से आपका फ्री टाइम निकालते हो। तो अभी तो मैं सिर्फ इवेंट टाइम निकालने का प्रोजेक्ट बता रहा हूं, किस तरीके से हम इवेंट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर। ओके, थोड़ा सा मैंने देखते हैं। हाँ, ये है जैसे आपका एक होता है, 2 टाइम निकलते हैं इवेंट्स के। अर्लीएस्ट लेटेस्ट। अर्लीएस्ट का मतलब जल्दी से जल्दी, और लेट से लेट मतलब डिलेड कितना कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। जैसे इस एक्टिविटी को आप बोले इस इवेंट 5 को, ये दूसरी इवेंट्स देखेंगे हम, तो वहां पर इसको अगर हम डिले भी करवाना चाहें, जैसे अब इस इवेंट 3 की बात करें, तो इसको आप अगर 9वें दिन के बजाय 10वें दिन या 11वें दिन कंप्लीट करवाओ, मान लो कितने दिन कंप्लीट करवाओ? 11वें दिन में कंप्लीट करवाओ, तब भी कोई इफेक्ट होगा क्या? बिल्कुल बोलेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि देखो 11 और 6 कितने, 17वें दिन, फिर भी आप पहुंच जाओगे 17th डे पर, तब भी नहीं होगा। तो आप क्या बोल रहे हो, इसको अगर आप और लेट से लेट कितना है, 22 पर पहुंचना है ना, तो इसको आप जैसे 16th डे पर भी कंप्लीट करवाओ। 16th डे पर भी कंप्लीट करवाओ, 16 + 6 यानी कि 22वें दिन फिर भी पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो आप इसको लेट से लेट इस इवेंट 3 तक, जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो पीछे की तरफ, आप इवेंट 3 तक आप 16th डे पर पहुंचे, कितने, 9वें दिन के बजाय 16th डे पर पहुंचे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, प्रोजेक्ट हमारा ऑन ड्यूरेशन यानी कि 29 पर ही कंप्लीट होगा। तो इसको हम बोलते हैं इवेंट का अर्लीएस्ट टाइम, और इसको हम बोलते हैं इवेंट का लेटेस्ट टाइम। क्लियर है? बट अगर हम बात करें कि जैसे ये 22 दिन कंप्लीट करवा दिया, ये 22 और 7 29 ही होगा, इसको आप लेट से लेट कितना करवाओगे?
तो लेट से लेट तो हमारा 29 दिन ही होगा, नहीं उसको थोड़ी ना 30 दिन और 33 दिन खिसकाओगे, ये तो 29। तो हमारा प्रोजेक्ट का जो फिनिशिंग टाइम होता है और लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम दोनों उसका सेम रहेगा, अगर आपको डिले नहीं करवाना है तो इसका लेटेस्ट टाइम भी यही है और इसका अर्लीस्ट टाइम भी यही है। तो लेटेस्ट टाइम कैसे निकालते हैं कि आपको ये 29 दिन पता चल चुका है लास्ट का, इससे घटा दो तो 7 दिन, मतलब ये 22वें दिन पर ही कंप्लीट होना चाहिए। इसको आप घटाओ तो 22 माइनस 6 किया तो कितना बच रहा है 16। 16 मतलब आप इसको 9 की बजाय 16वें दिन कंप्लीट करवाओगे तब भी चलेगा। इसको आप 22 माइनस 9 करें तो 13 ही बचेगा, मतलब इसका लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम दोनों सेम है। तो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहां तक शायद क्लियर हो चुका होगा, कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ मैं आपको यहां पर हिंट दे रहा हूं, मैं समझ रहे हैं। अब आप वापस आप देखिएगा, यहां पर हम प्रोजेक्ट्स के इवेंट टाइम निकाल रहे हैं और आप रिवीजन कर कर बैठे कि ये इवेंट अर्लीस्ट मतलब आपके टेल इवेंट और सक्सेसर एक्टिविटीज क्या होती है, क्योंकि बात बीच बीच में टर्म्स आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि वी हैव टू इवेंट टाइम्स। फर्स्ट वन earliest expected min time, earliest expected earliest expected occurrence time, occurrence टाइम, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में टीई से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कैपिटल टीई से, स्मॉल टीई से आप एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये क्या होता है हमारा कि एक्टिविटी का जो शुरुआत टाइम है कि जल्दी से जल्दी कब कब कंप्लीट हो सकती है। इट्स मिनिमम टाइम ऑफ occurrence an event of occurrence of an event and it should be, कैसे होगा, तो इट शुड बी noted that an activity, sorry, an event, an event is considered या is completed when, उसको कब कंप्लीट बोलोगे, is completed when it's all preceding activities are finished। जब वो फिनिश होगी, पीछे की जितनी एक्टिविटीज चल रही होगी, तभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कहलाएगा।
ये आप समझ कर लिखें, दैट इज ये कोई इवेंट है, इसकी यह कोई एक्टिविटी है, और यह कोई इवेंट दूसरी है। आपने इसको नाम दे दिया कि यह इवेंट यानी कि प्रीडेसेसर, तो हाँ प्रीडेसेसर जो इवेंट्स या टेल इवेंट है उसको नाम दे दिया आपने आई, और इसकी जो आगे सक्सीड करेगी उसको नाम दे दिया आपने जे इवेंट। क्लियर है? ये आई और जे आपकी इवेंट्स हो जाएगी। मान लीजिए ये एक्टिविटी जो है इसका कंप्लीशन टाइम आपको दे रखा है कि ये कंप्लीट होगी हमारी एक्टिविटी आई टू जे। इसको पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि ये एक्टिविटी कोई सी है, एक्टिविटी का नाम क्या है आई टू जे। मैंने बोला था इवेंट के नाम से भी आप पढ़ सकते हो किसी एक्टिविटी को, इस इवेंट के नाम से भी आप पढ़ सकते थे। इस एक्टिविटी का नाम नहीं पता हो और इसके नाम बताओ कि 1 से 2, तो आप ऐसा ही बोलोगे कि एक्टिविटी कौन सी है 1 से 2। क्लियर है? उसी तरीके से आप ये बोल रहे हो कि आई टू जे एक्टिविटी मतलब इवेंट आई टू इवेंट जे के बीच में जो ऑपरेशन है उसको नाम दिया है आपने आई जे एक्टिविटी। आई जे एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड मीन टाइम इज योर टीई। क्लियर है? तो इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसका टाइम प्लस इसकी जो प्रीडेसेसर इवेंट्स हैं उसका कंप्लीशन टाइम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आगे आने वाली एक्टिविटी इवेंट्स का टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे गाइस यहां पर कि जो हमारी एक्टिविटी है उसका अर्लीएस्ट टाइम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये जे लिखा हुआ है, अर्लीएस्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इवेंट जे कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू इसका टाइम ड्यूरेशन मतलब ये किस दिन कंप्लीट होगी उसके साथ में प्लस ये ऐड कर दूंगा तो आगे आने वाला दिन भी आप इसका बता सकते हैं। तो कितना होगा गाइज हमारा, तो आप यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे टीई आई प्लस प्रेजेंट एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये फार्मूला हमें रटना नहीं है बट आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से आपने बनाया है, क्योंकि आगे जब आप सीपीएम पढ़ेंगे, सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, तो वहां पर भी आपका सेम फार्मूला आएगा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टर्म्स रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो वहां से हम ये प्रोबेबिलिटी टर्म्स हटा देंगे क्योंकि हमें लगभग लगभग एक्यूरेट टाइम्स मिलता जाएगा। ये एक्टिविटी जे, तो ये हमारा आगे की एक्टिविटी का आपको टाइम मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर्म करें तो देखिएगा कैसे करेंगे आप फॉर्म। ये रही हमारी सक्सेसर इवेंट, ये प्रीसीडेशर या प्रीडेसर इवेंट, और ये प्रेजेंट एक्टिविटी। तो आप क्या लिखेंगे, थोड़ा और पीछे चला जाता हूं मैं यहां से, अर्लीएस्ट अर्लीएस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ ऐसा लिख रहे हैं। सक्सेसर इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अर्लीएस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीडेसेसर प्रीडे इवेंट प्लस प्रेजेंट
एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये थ्योरेटिकल में भी आपने फॉर्म कर दिया है इसको। अब और आप देखें, ये ईईटी मतलब क्या है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, इसको भी आप बोलते हैं। तो ये यहां पर साइड में कहीं जगह बची हो तो लिख लेंगे हम। यहां पर लिख लेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। इसको अर्लीस्ट इवेंट टाइम भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, अगर मल्टीपल एक्टिविटीज हो, क्या लिख रहे हैं, व्हेन मल्टीपल activities are come and finish at an event, मतलब एक इवेंट पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी आ रही हो और वह खत्म हो रही हो, तो उनको किस तरीके से फिर आप इंट्रोड्यूस करवाते हुए कंप्लीट करवाएंगे। यहां पर आप बताएंगे कि ये जैसे एक्टिविटीज या इवेंट्स हैं हमारे, ये कुछ एक्टिविटीज हैं। जैसे मान लीजिए वही, ये हमारा जे है, तो ये मान लो कोई सा एक्टिविटी वन, वन, इवेंट टू एंड इवेंट थ्री है। तो इसकी एक्टिविटी जो कंप्लीशन टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, 1 से जे, 2 से जे, और इसका कंप्लीशन टाइम, एक्टिविटी का ड्यूरेशन टी से जे। इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन रहेगा, जैसे यहां TE1 या TE2 और TE3 रहेगा। तो आपको क्या निकालना है यहां पर, TEJ। अब यहां पर फिर एग्जांपल से समझा दूं मैं आपको, जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज किसी पर आ रही हो, तो जैसे मान लीजिए कि यह 5वें दिन कंप्लीट हो रही है, इसका नंबर 6वें दिन आ रहा है, या 7वें दिन, 8वें दिन हो रही है, मान लो यह 9वें दिन हो रही है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का ड्यूरेशन 4 दिन, इसका मान लो 3 दिन,
और इसका मान लो 2 दिन है। तीन मान लो इसका। अब आप क्या बोलेंगे कि इस रास्ते से आएंगे तो कब पहुंचेंगे, इस रास्ते से आएंगे तो कब पहुंचेंगे, इस रास्ते से आएंगे तो कब पहुंच, तो पहुंचा हुआ रास्ता कौन सा होगा जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा, मतलब बाद में किस पर पहुंचेंगे तभी तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट कहलाएगा। क्लियर है? जैसे आप बोल रहे हो कि 5 और 4 9, इधर से आप आए तो कितना हुआ 5+4, यानी कि 9वें दिन आप इधर से पहुंच जाओगे। इधर से आप कितने दिन में पहुंचोगे, तो आप लिख रहे हो 8+3, यानी कि 11वें दिन या 11th डे पर आप यहाँ पर रीच आउट हो जाओगे। यहाँ पर आप देखें तो आप अराइव्ड कब होगे, 9+3, यानी कि आप यहाँ पर 12वें दिन पहुंचोगे। तो कौन सा काम बोलोगे आप यहाँ पर पहुंच गए। जैसे आपसे कोई क्लास में सब्जेक्ट्स भी बोले तो कोई 3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, तो आपसे बोले कि जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका कोर्स कंप्लीट कहलाएगा। कोई 3 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट 9वें दिन कंप्लीट हो गया, कोई 11वें दिन हो गया, कोई 12वें दिन, तो आप 11वें दिन बोलोगे क्या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, नहीं बोलोगे ना। कोचिंग वालों के क्या बोलोगे कि आपने 12वें दिन मेरा काम करवाया है, या 12वें दिन मेरा सिलेबस या मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको कुछ इस तरीके से, तो ये इवेंट जे जो है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी, 12th डे पर। 3 में से क्या लिखा आपने, मैक्सिमम लिखा कि नहीं लिखा। तो आप इसको अगर आप थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, देखो आप, ये कितना हो जाएगा 5, मतलब TE1 है ये लिखा हुआ, और ये कितना हो जाएगा +4, यानी कि 1 to J के बीच का टाइम ड्यूरेशन। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए ये टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 2 to J। अगर आप तीसरे की बात करें तो वो कब हो जाएगा गाइस हमारा, सिर्फ आपने इसको एल्जेब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया। 9 TE3, और ये 3 कितना है TE3 से, इस तरीके से हमारा। तो अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी हमारी, मैक्सिमम जो भी देगा वही हमारा लेटेस्ट टाइम कहलाएगा उस इवेंट का। क्लियर है क्या मैं? तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा डेटा हटाने की कोशिश में रहूंगा। ये तो काम आ जाएगा हमारे। और इस तरीके से नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो जब हम मैक्सिमम यहां पर कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो आपने ये भी निकाल लिया है। तो आप ये ना सोचे कि मैंने ज्यादा डीप में, तो वैसे क्या हुआ, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। पर ये है कि जहां तक मेरी कोशिश है, आपका एक भी क्वेश्चन अगर CPM से आए तो आप बिल्कुल बिना ज्यादा एफर्ट्स लगा, ज्यादा एफर्ट्स मतलब ज्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, अगर आप समझ कर गए तो। वन लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपने अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम ऑफ एक्टिविटी बताया, इवेंट, सॉरी इवेंट बताया। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट। अब दूसरा हो जाएगा लेट से लेट, यानी कि डिले से डिले आप कितने दिन में करवा दोगे भाई साहब हमारी। तो आप क्या लिखोगे, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस
इवेंट टाइम, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में टीएल से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे इसको आप टीई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका दूसरा नाम देखें तो वो क्या है, लेटेस्ट इवेंट टाइम, एल ई टी। अब ये क्या है हमारा मैक्सिमम कि कितना टाइम्स में आपकी कंप्लीट करवा दोगे। इट इज द मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ एन इवेंट, मतलब उसका मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम है हमारा किसी इवेंट्स का बाय विच इट में अकार विदाउट, मतलब कितना देर से देर जितना करना हो आपकी मर्जी है, बट हमारी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कंप्लीट होने में चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब आपने 29 दिन अलाउ कर रखा है कि आपके जल्दी से जल्दी 29 दिन में हो सकता है, तो उसके आगे 30 भी नहीं होना चाहिए, 31 भी नहीं होना चाहिए हमारा। क्लियर है? तो आपने क्या लिखा है कि इट इज द मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ एन इवेंट बाय विच इट में अकर विदाउट अफेक्टिंग दी without affecting the completion time of प्रोजेक्ट। और इन्हीं के बाद हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो आपको समझ में भी आता रहेगा। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, अब मैं वापस वो डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, बट अब आपको क्या पता चल जाएगा, इसमें आप देखें, देखा थोड़ा सा, इसमें इसका पता होगा देन आप इसका निकाल पाओगे। क्लियर है? ये तो पता ही है आपको, इस एक्टिविटी का, इस इवेंट्स का आपको टाइम पता होगा, तभी तो आप ये आगे जोड़ते हुए निकाल पाओगे। क्लियर है? इसका पता चल जाएगा तो जे के का निकाल लोगे, के का पता चल जाएगा तो एल का निकाल लोगे। क्लियर है? इसी तरीके से लास्ट में जाकर आपको लेटेस्ट अर्लीस्ट इवेंट टाइम किसका पता चल जाएगा, आपको फाइनल इवेंट का भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो लेटेस्ट टाइम उस फाइनल इवेंट का कितना होगा, जितना जल्दी से जल्दी टाइम है, दोनों एक ही रहेगा ना, क्योंकि प्रोजेक्ट को मैं डिले थोड़ी ना चाहता हूं। तो आपने जैसे वो 29 बोला था तो मैंने बताया था आपको, जैसे थोड़ी सी मैं हिंट दे दूं वापस, अपने को क्या करना ज्यादा जोड़ के। ओके, तो आपने जैसे बता दिया ये 1 2 3 4 और ये 5 इवेंट्स हैं। अब आप क्या बोल रहे हो कि इसका जो टाइम है, तो इसका जैसे शुरुआत जो टाइम समय है वो कितना ले लेते हो आप, 0, अगर आपको गिवन नहीं हो तो। क्लियर? 0 मतलब कि उसी दिन, मतलब 0 डेज से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद इसका जो समय होगा उसमें आप जोड़ दोगे। जैसे कैसे जोड़ोगे, तो जैसे आपको दे दिया इसका समय, वही मान लो 3 दिन है, ये 4 दिन, ये 5 है,
ये 2 दिन, ये 6 दिन है जैसे। तो अब आप इसका समय निकालें, समय कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि ये 0+3 यानी कि 3 है। इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसका 5+3 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। इसका निकालेंगे कितना, इधर से 8+8+2 यानी कि 10, और उधर से 4+3 यानी कि 7। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 10। तो आप यहाँ पर 10 कंसिडर करोगे, कितना कंसिडर करोगे, 10। ये कितना होगा, तो 10+6 यानी कि यह हमारा 16वें दिन कंप्लीट होगा। क्लियर है, कितने दिन पर, 16th डे पर कंप्लीट होगा। ये इसका क्या है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम और अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी होगा हमारा। तो क्या प्रोजेक्ट को आप 16 दिन से और आगे खींचना चाहोगे क्या, नहीं। इसका लेटेस्ट टाइम भी किसके बराबर हो जाएगा, इसका लेटेस्ट टाइम भी भाई साहब हमारा इसी के बराबर हो जाएगा। तो इस इवेंट, लास्ट इवेंट का आपको लेटेस्ट टाइम पता चल चुका है, चला है कि नहीं चला है, लास्ट इवेंट का आपको लेटेस्ट टाइम भी पता चल चुका है, वो कितना है हमारा 16 डेज है। तो आप फिर पीछे का निकाल सकते हो, तो 5 का पता है तो 4 का निकाल सकते हो आप, कैसे, इसका निकालना है तो 16 - 6 कर देंगे हम, कितना करोगे आप, 16 - 6 यानी कि आएगा 10 दिन। तो इसका लेट से लेट टाइम भी आपका 10 डेज है, उसका लेस्ट टाइम भी 10 से 10 है, तो आपका कोई इशू नहीं है। इसका देखें तो इसका लेटेस्ट टाइम कितना आएगा, फिर आप 10 - 2 करोगे तो आपको ये 8 मिलेगा। यहां तक भी कोई इशू नहीं है, यहां तक आप गए 8 - 5, तो ये इधर से आ रहा है 3 और उधर से आ रहा है 6 - 4 यानी कि 2। तो कौन सा कंसिडर करोगे आप, 3 या 2, सॉरी इधर से कितना आ रहा है 10 - 4 यानी कि कितना आ रहा है 6। तो इधर से आ रहा है 3 और इधर से आ रहा है 6। तो भाई साहब आपने बोल दिया है कि जैसे उधर मैक्सिमम कंसिडर किया था, तो इधर में वो बताने की कोशिश में हूं। अगेन थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, इसका लेटेस्ट टाइम निकाला तो कैसे निकाले, 10 में से 10 गए, मतलब सॉरी 10 - 2 किया आपने, तो 10 - 2 तो आपके पास में बच रहा है 8, और इधर से आपने 10 - 4 किया तो यहां पर कितना बच रहा है 6, और इधर से कितना बच रहा है 8 - 5 किया तो 3 बच रहा है। तो आप यहां पर 6 लिखेंगे लेटेस्ट टाइम या 3 लिखेंगे, तो आपने बोल दिया कि मैं मैक्सिमम ले लेता हूं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको लेट से लेट आप 6वें दिन कंप्लीट करवाएंगे, तो आपने इसको 3 की दिन के बजाय आपने 6वें दिन इवेंट 2 को कंप्लीट करवाया, लेट से लेट बोल रहे हैं आप। तो आपने इसको अगर 6वें दिन कंप्लीट करवाया तो 6 और 5 कितने हो जाते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं हमारे 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19। तो आपका प्रोजेक्ट देखो डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब आप देखो, आपने अगर 6 के बजाय 3 लिया होता तो 3 और 5 8 और आपका ऑन शेड्यूल रहता। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है आपको, इन दोनों में से मिनिमम, जैसे अर्लीस्ट में मैक्सिमम, लेटेस्ट में हमारा मिनिमम। दूसरा आप देखें, इसमें आप पीछे से कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं, क्लियर है, इधर से पीछे से कैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड पास मेथड। और अगर आप इधर अर्लीस्ट में आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। तो ये भी टर्म्स हम ध्यान में रखेंगे और लिख लेते हैं। तो इसके अंदर कई जगह बची है आपके पास में, इवेंट टाइम, कैलकुलेटेड बाय फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड मतलब आप आगे से कैलकुलेशंस करते हुए चलते हैं, तो ये भी टर्म्स हमें ध्यान में रहे, इधर से आप आगे से कैलकुलेशंस करते हुए बढ़ रहे हैं। ओके, फिर हम देखें अगर, तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, इसका 9 का सॉरी लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम निकालना है, तो निकालते हैं जैसे आप,
तो आप यहां पर देखें, तो आप जैसे यहां पर इन इवेंट्स को नाम दे दें, ये आई हैं और ये जे एक्टिविटीज हैं। अब आपको किसका टाइम पता होगा और इसका एक्टिविटी टाइम है मान लो I2J, तो इसका जो लेटेस्ट टाइम होगा ना वो आपको पता होगा। इसका इसका लेटेस्ट टाइम जनरली आप उस नोड के नीचे लिखते हैं, तो लेटेस्ट टाइम ऑफ जे आपको पता होगा, तो आप किसका निकाल लेंगे, आई का निकाल लेंगे। तो आई का किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर लेटेस्ट टाइम ऑफ आई एक्टिविटी आई इवेंट इज इक्वल टू, इसमें से ये घटा दो जे माइनस टी आई जे। ये हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखें आप, ये क्या हो जाएगा हमारा लेटेस्ट इवेंट टाइम, या शॉर्ट में लिख देते हैं हम लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ, कौन सी है, प्रीडेसेसर इवेंट। यहां पर आपने निकाला था लेटेस्ट या अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ सक्सेसर इवेंट, किसके थ्रू, प्रीडेसेसर इवेंट का टाइम प्लस प्रेजेंट एक्टिविटी, और यहां पर निकाल रहे हैं आप कि लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीडेसेसर इवेंट इज इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ सक्सेसर इवेंट माइनस प्रेजेंट एक्टिविटी, मतलब जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो आ रही हैं उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन। प्रेजेंट एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब इसका फार्मूला माने या कंसेप्ट माने ये आपके ऊपर है, मेरे पर ज्यादा कोई ये हमारा याद रखने जैसा नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़े हम। वही अगर मल्टीपल एक्टिविटीज हो, व्हेन नंबर ऑफ activities when number of activities emerge from, या merge from, merge नहीं, या number of activities converge from या introduce from
predecessor इवेंट, देन क्या होगा, देन देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं कि अब यहां पर मर्ज हो रही थी, ले रहे हैं, अब वहां पर कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज मतलब वहां से नंबर ऑफ डाइवर्ट हो रही है अलग अलग। कन्वर्ज की जगह आप डाइवर्ट भी लिख सकते हैं। डाइवर्ट किस तरीके से देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपकी इवेंट आई है, यह इवेंट मान लीजिए कि जे है, यह जे डैश, जे डबल डैश है। इनका एक्टिविटी टाइम लिख सकते हैं आप, आई टू जे, इसका एक्टिविटी टाइम रहेगा जे डैश जे डबल डैश। इसका आपको पता है कि इसका जो लेटेस्ट टाइम रहा होगा वो कितना रहा होगा, टी एल जे, टी एल जे डैश डबल डैश। तो आप इसका निकालेंगे टी एल आई, तो वो कैसे निकालेंगे गाइज आप, इसमें से ये वैल्यू माइनस, इसमें से ये वैल्यू माइनस, इसमें से वैल्यू वैल्यू और मिनिमम आपको कंसिडर करना है। ये टाइम ड्यूरेशन, तो इसमें से क्या लिखेंगे हम, मिनिमम, फिर लिख लेंगे इसमें भी नोट पॉइंट करते हुए लेटेस्ट इवेंट टाइम कैलकुलेटेड बाय बैकवर्ड बैकवर्ड पास मेथड। और उसी से हम लास्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर देगी हमारी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। जैसे कुछ एक्टिविटीज ले लेते हैं आप एग्जांपल के फॉर्म में,
या आपने कुछ एक्टिविटीज लेने की कोशिश किया है यहां पर और इवेंट्स। ये एक्टिविटीज है हमारी। इनको नाम दे दिया आपने, जिसे 1 2 3 4 5 और 6। इनका टाइम ड्यूरेशन जो दिया है मान लो, वो आपको दे रखा है कुछ तरीके से। जैसे मान लो ये 4 6 और 8, ये मान लो ले लो 7 10 13, ये ले लो आप 8 9 11, ये ले लो आप 3 5 7 2 4 8 3 9 12। इस तरीके से आपने ये ड्यूरेशंस ले रखी है। आपसे पूछ रहा है कि इनका अर्लीस्ट इवेंट टाइम बताइएगा। हर एक एक्टिविटी का अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम आपको बताना है। फाइंड टीई एंड टीएल। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व करवाने की कोशिश में रहता हूं। ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। इसका टी निकाल कर बताइएगा फास्ट थोड़ा सा। सभी का क्या चाहिए, मुझे टीई चाहिए। कौन सा टी एक्सपेक्टेड। आपको पता है कि टी निकलता है, टी कैसे निकलेगा, टीओ प्लस। ओके, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये टीओ है, ये टीएम है और ये टीपी वैल्यू दिया है आपको इस तरीके से। इधर जगह बची हुई है तो इधर लिख देता हूं। ये टीपी है, तो कैसे निकलेगा, 4TM टीपी होल डिवाइडेड बाय 6। तब आप यहां से इजीली निकाल सकते हो क्या, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे आप और उसका आंसर बताते जाएंगे आप। इसका आ रहा है टीई इक्वल टू 6, क्लियर है। और इसका आएगा हमारे पास में 9.16, 9.17 लिख लो।
और ये कितना है 7 प्लस डिवाइडेड बाय 6 यानी कि यह 10। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। $4.33 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8.5। क्लियर है? इस तरीके से आपकी ये ड्यूरेशंस निकल रही हैं। अब बस फास्ट इसका टीई निकाल सकते हो आप। क्या निकाल दोगे आप इसका? टीई। तो मैं टीई निकाल देता हूं। इसका रहेगा आपका 0, इसका रहेगा आपका 0 प्लस 6 यानी कि 6। इसका जो टीई रहेगा 6 प्लस 9.17 यानी कि 15.17 हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका टीई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 प्लस 6 यानी कि 16। और यहां पर जो टीई निकलेगा वो इन दोनों में से मैक्सिमम, तो 5 यानी कि कितना हो जाएगा 20.17 और इधर कितना हो जाएगा 16 40 या 20, तो 20.33 हो रहा है। तो 20.33 बड़ा है या फिर 20.17? तो 20.33 और यहां से निकालेंगे तो ये टीई निकलेगा आपका 20.33 प्लस 8 यानी कि 28.83। इसका लेटेस्ट टाइम निकालिएगा आप। तो इसका लेटेस्ट टाइम निकल रहा है आपका वो टी के बराबर ही हो जाएगा यानी कि 28.83। इसका कितना निकलेगा 28 माइनस 8.35 यानी कि हो जाएगा अगेन 20.33। 20.33 यहां पर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5 माइनस कर रहे हैं ना आप, तो 15.33 आएगा। मतलब घंटे, एक आध घंटे के लिए आप डिले कर लेंगे प्रोजेक्ट। जो सुबह जैसे 15.17 का मतलब क्या है कि 15 मिनट है या 15 दिन है, तो 15 दिन और 0.17 डेज जिस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप उसको। ये तो आपका उतना ही रहेगा 20 यानी कि हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा इन दोनों में से मिनिमम जो आएगा, तो इधर से निकालेंगे 15.3 9.1, तो ये हमारा कुछ वैल्यू कम आएगा और इधर से 16 माइनस 6 करेंगे, यहां पर मिलेगा मुझे 6 और यहां से टीएल कितना मिलेगा 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो देखो आप लेट से लेट स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, लेट से लेट आप फिनिश भी नहीं कर सकते हो। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसके आगे भी हमें स्लैक निकालना है कि इसको कितना फ्री कर सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी निकालना रहता है, तो वो भी हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 28 डेज हैं या 28 वीक्स हैं, यही हमारा उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। ओके, तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर हो तो फिर हम इस क्लास को यहीं पर ओवर कर देते हैं।